बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान में संविधान के बारे में। संविधान में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 80(3) में, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 85, 86, 87, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 102, 103, 108, 111, 123, अनुच्छेद 200, 201 में। तो हमने पिछले वाले अध्याय में पढ़ा था कि 79 के बारे में, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 331 के बारे में। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 85 के बारे में। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के किसी भी सत्र को आहूत करना व सत्रावसान करना। तो आहूत करने का मतलब होता है संसद के सत्र को बुलाना, और सत्रावसान का मतलब होता है कि संसद के सत्र को समाप्त करना अनुच्छेद 85 के द्वारा। अनुच्छेद 85(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जब लोकसभा को भंग किया जाता है तो यह शक्ति राष्ट्रपति को किसके द्वारा मिलती है? अनुच्छेद 85(2) के द्वारा। तो जब लोकसभा को भंग किया जाता है तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें कि वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है कि अगर सरकार गिर जाती है तो क्या होगा? तो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है जिसमें कि कोई भी राजनीतिक दल यह दावा करता है कि उसके पास बहुमत है तो उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 85। अब अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन या समावेश सदन में राष्ट्रपति के द्वारा संदेश भेजा जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में संदेश भेजने की शक्ति अनुच्छेद 86 में है। संसद के किसी भी सत्र में संबोधन व राष्ट्रपति के द्वारा संसद के किसी भी सत्र में संदेश भेजना व संसद को संबोधन व अभिभाषण देना राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 86 में बताया गया है। अनुच्छेद 87 अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि नए लोकसभा के गठन की प्रथम बैठक व नए वर्ष की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। जब संसद के संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो राष्ट्रपति के बाईं ओर लोकसभा का अध्यक्ष और राष्ट्रपति के दाईं ओर राज्यसभा का सभापति बैठता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 में है सदस्यों की शपथ व प्रतिज्ञान। संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों को ही शपथ दिलाई जाती है। नए लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा के वरिष्ठ व अनुभवी सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। व प्रोटेम स्पीकर को संसद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है और उसी के द्वारा संसद के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। जब लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष बन जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 के द्वारा संसद के सदस्यों की निहारताओं के बारे में बताया गया है। तो संसद की सदस्यता की निहारताओं के बारे में है कि संसद के सांसदों के लिए कौन सी ऐसी योग्यताएं हैं या कौन सी ऐसी वजह है जिससे कि उनकी सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई सांसद भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो वह संसद का सदस्य भी नहीं रहेगा। दूसरा, वह लाभ का पद धारण कर ले कोई सांसद, या कोई सांसद दिवालिया हो जाए, या वह चित्त विकृत हो जाए, तो इन 4 कारणों से वह सांसद नहीं रहेगा। तो संसद की सदस्यता के ये 4 ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा वह संसद का सदस्य या सांसद नहीं रहेगा। अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 में है कि संसद के सदस्यों की निहारताओं का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है केंद्र निर्वाचन आयोग के परामर्श से। तो केंद्र निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सदस्यों की निहारताओं का मतलब योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त बैठक। तो संसद की संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की जब संयुक्त बैठक होती है उसके बारे में है अनुच्छेद 108 के अनुसार। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 के अनुसार कि संसद के दोनों सदनों के बीच जब गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, मतलब वाद विवाद हो जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के बीच जब गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है
तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और वह भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाती है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं की जाती है। अब बात करते हैं कि संयुक्त बैठक के नियम कौन बनाता है। तो संयुक्त बैठक के नियम अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा बनाए जाते हैं। राज्यसभा, मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर राज्यसभा के सभापति के द्वारा संसद के संयुक्त बैठक के नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं की जाती है। अब संसद की संयुक्त बैठक भारत में अब तक कितनी बार हुई है? तो अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी हैं, जो है 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में जब पहली बार संयुक्त बैठक हुई वह है दहेज निषेध विधेयक के संबंध में थी, जिसमें कि लोकसभा के अध्यक्ष थे A.S. अयंगर। 1978 में संयुक्त बैठक हुई थी वो है बैंकिंग व डाक विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें कि लोकसभा के अध्यक्ष थे K.S. हेगड़े। और तीसरी बार संयुक्त बैठक 2002 में आतंकवाद निरोधक कानून पोटा के संबंधित संयुक्त बैठक हुई थी, जिस समय लोकसभा के उपाध्यक्ष थे PM शहीद। अब PM शहीद लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता क्यों की गई? तो उसका कारण ये था कि 2002 में लोकसभा के अध्यक्ष GMC बालयोगी का पद पर रहते हुए निधन होने के कारण लोकसभा की अध्यक्षता PM शहीद ने की थी, जो कि लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। अब कि संयुक्त बैठक कौन कौन से कारणों से नहीं होती हैं, तो किन किन ऐसी अधिनियम या कौन से विधेयक या कौन से कारण होते हैं जिस समय संयुक्त बैठक कभी भी नहीं होती हैं? तो संविधान संशोधन विधेयक, नए राज्यों के गठन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, इससे संबंधित जब भी कोई कानून आता है तो उससे संबंधित कोई भी विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती हैं। और एक और है कि जब किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है तो उसके संबंध में भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 85 से। अनुच्छेद 87 अनुच्छेद 85 में है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के किसी भी सत्र को आहूत करना, संसद के किसी भी सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना, तो आहूत करना होता है बुलाना, सत्र को बुलाना, और सत्रावसान होता है सत्र को समाप्त करना। तो संसद के सत्र को बुलाना व संसद के सत्र को समाप्त करना राष्ट्रपति का अधिकार है अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग करना। तो अनुच्छेद 85(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। जैसे कि बात की थी कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें कि वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। अगर कोई राजनीतिक दल यह दावा करता है कि उसके पास बहुमत है तो उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के किसी भी सदन में या समावेश सदन में संसद के किसी भी सदन या समावेश सदन में संदेश भेजा जा सकता है। संदेश भेजा जा सकता है और
संसद के सत्र को संसद के किसी भी सदन में या समावेश सदन में संदेश भेजा जा सकता है। संसद को संबोधन व अभिभाषण दे सकता है। अभिभाषण दे सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के किसी भी सदन में संदेश भेजने की शक्ति और संसद को संबोधन करना व संसद में भाषण देने की शक्ति अनुच्छेद 86 के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 87 में है कि राष्ट्रपति के द्वारा नई लोकसभा की प्रथम बैठक नई लोकसभा की प्रथम बैठक व नए वर्ष की प्रथम बैठक में नए लोकसभा के प्रथम बैठक व नए वर्ष की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति के द्वारा विशेष भाषण दिया जाता है। ठीक है, तो नए लोकसभा की प्रथम बैठक व नए वर्ष की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति के द्वारा विशेष भाषण दिया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो विशेष भाषण दिया जाता है लोकसभा में वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। तो अनुच्छेद 87 के अनुसार दिया जाता है। जब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, तो राष्ट्रपति के बाईं ओर लोकसभा का अध्यक्ष और दाईं ओर राज्यसभा के सभापति बैठते हैं। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति के बाईं ओर लोकसभा का अध्यक्ष और दाईं ओर राज्यसभा के सभापति बैठते हैं। लोकसभा के अध्यक्षता करने वाले को अध्यक्ष कहा जाता है और राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले को सभापति कहा जाता है। तो अब हो गए अनुच्छेद 87। अब बात करेंगे अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 में है कि सदस्यों की शपथ व प्रतिज्ञान के बारे में अनुच्छेद 99 में है। अनुच्छेद 99 सदस्यों की शपथ व प्रतिज्ञान कि संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के द्वारा दिलाई जाती है।
संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के द्वारा दिलाई जाती है। द्वारा दिलाई जाती है। संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन वास्तव में मनोनीत सदस्य, जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं, उन्हें शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाते हैं। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, के द्वारा दिलाई जाती है। तो लेकिन वास्तव में मनोनीत सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नई लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा में ही लोकसभा के वरिष्ठ व अनुभवी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है वह उसे संसद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है। में शपथ दिलाई जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है और प्रोटेम स्पीकर को संसद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है और उसके द्वारा अन्य सदस्यों के लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, जब लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष बन जाता है, लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष बन जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, तो जब लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष बन जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। तो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। यह है अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 102
अनुच्छेद 102 में है सदस्यों की निहारताएं। सदस्यों के लिए निहारताएं, तो 4 निहारताएं, 4 योग्यताएं हैं जिसके द्वारा 4 ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। कि पहला तो है भारत का नागरिक ना रहे, नागरिक नहीं रहे तो वह सांसद भी नहीं रहेगा। दूसरा, लाभ का पद धारण कर ले और तीसरा, दिवालिया हो जाए। और चौथा है चित्त विकृत हो जाए, चित्त विकृत मतलब पागल। तो ये ऐसे 4 वजह होती हैं जिसके द्वारा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो अनुच्छेद 102। अब बात करेंगे अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 103 में कहा गया है कि संसद की सदस्य की योग्यताएं, संसद सदस्यों की निहारताओं का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र निर्वाचन आयोग के परामर्श से किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति कभी भी लगभग सभी निर्णय किसी और की वजह से, जैसे कि जब निर्णय लिए जाते हैं तो केंद्र निर्वाचन आयोग के द्वारा ही लिए गए हैं। जैसे कि संसद के सदस्यों की निहारताओं का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र निर्वाचन आयोग के परामर्श से किया जाता है। और कई निर्णय जो होते हैं वह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इनके द्वारा ही लिए जाते हैं। राष्ट्रपति स्वयं स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय नहीं लेता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 108 के बारे में। अनुच्छेद 108 है संयुक्त बैठक के बारे में, कि संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है और क्या कारण होता है कि संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अनुच्छेद 108 संसद की संयुक्त बैठक तो संसद की संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है? जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध का मतलब है कि जब संसद के दोनों सदनों के बीच में कोई विवाद हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है।
अब जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति उपसभापति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। उपसभापति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। संयुक्त बैठक के नियम। अब ये जो संयुक्त बैठक हो रही है उसके नियम कौन बनाता है? तो संयुक्त बैठक के नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास होती है। तो संयुक्त बैठक के नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास होती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास, देखें, जब संयुक्त बैठक होती है तो राज्यसभा के सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक के नियम बनाने की शक्ति में राज्यसभा के सभापति के पास होते हैं अधिकार। अनुच्छेद 108। अब अनुच्छेद 108 के तहत भारत में अब तक 3 बार, भारत में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। 3 बार संयुक्त बैठक हुई है, अब 3 बार संयुक्त बैठक कब कब हुई है? 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में दहेज निषेध कानून के तहत, निषेध कानून के तहत दहेज निषेध विधेयक, क्योंकि कानून इसलिए नहीं, क्योंकि ना जब तक विधेयक, कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, दोनों राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा बिल पास हो जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं तो वह कानून बनता है। तो अभी यह विधेयक ही है। 1961 में दहेज निषेध विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, जिस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, A.S. अयंगर। 1978 में जब संयुक्त बैठक हुई थी, वह है बैंकिंग व डाक विधेयक के संबंध में, जिस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे K.S. हेगड़े। और 2002 में आतंकवाद निरोधक कानून, पोटा के संबंध में संयुक्त बैठक हुई थी, जिस समय लोकसभा के
उपाध्यक्ष थे PM सईद। तो यह उपाध्यक्ष थे, जबकि यहाँ पे दोनों ही अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष थे और यहाँ पे लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। 2002 में लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा ना इसकी अध्यक्षता की, उसका कारण क्या था कि 2002 में लोकसभा के अध्यक्ष थे GMC बाल योगी लोकसभा के अध्यक्ष थे, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। पद पर रहते हुए निधन हो गया था। इस कारण ही PM सईद के द्वारा इसकी अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की गई थी। तो अनुच्छेद की विधायी शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में हमने पिछले वाले अध्याय में बात की थी कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त थी 79, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 85, 86, 87, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 102, 103, अनुच्छेद 108। 108 तक हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 111, 123, अनुच्छेद 200, 201 के बारे में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 200 दोनों में एक जैसी दिखती है, जिसमें कहा गया है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 111 में भी कहा गया है विधेयकों पर अनुमति और अनुच्छेद 200 में भी कहा गया है विधेयकों पर अनुमति। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 200 में क्या अंतर है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 111 से। अनुच्छेद 111 में क्या गया है विधेयकों पर अनुमति। तो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति, राष्ट्रपति को 3 शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह उसे स्वीकार कर सकता है, उस विधेयक पर रोक लगा सकता है और तीसरा कार्य है कि अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनः विचार हेतु भेज सकता है। तो पुनः विचार हेतु वह संसद में भेज सकता है। धन विधेयक नहीं है तो धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं है। धन विधेयक को स्वीकार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। अब ऐसा कौन सा विधेयक था जिसके द्वारा राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक मानने के लिए बाध्यकारी किया गया था? तो है 1971 का संवैधानिक संशोधन 24वां। तो 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन मानने के लिए बाध्यकारी किया गया था। भारतीय संविधान में किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को मानने के लिए किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति कितने दिनों में स्वीकार करेगा, इसके बारे में कोई भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त होती है। वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर रोक लगा सकता है, तो निषेधाधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। लेकिन मेन चीज़ यह है कि भारतीय संविधान में वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है। तो एक तरफ ये कहता है कि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है और एक तरफ है कि भारतीय संविधान में वीटो शब्द ही नहीं है। तो वीटो कितने प्रकार के होते हैं? वीटो 4 प्रकार के होते हैं। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो और चौथा है विशेषिक वीटो। तो पहला है अत्यंतिक वीटो। इस वीटो का प्रयोग करने पर कोई भी विधेयक तुरंत ही समाप्त हो जाता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो है विलंब करना। जब कोई भी संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति वापस से संसद में भेजता है तो इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। और जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख देता है, उस पर ना तो हाँ कहता है या ना कहता है, मतलब उसे ना ही सो स्वीकार कर रहा है ना ही उसे वापस भेज रहा है, तो यह जेबी वीटो या पॉकेट वीटो होता है। जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को ये वीटो प्राप्त होता है, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में यह अंतर होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब जेबी वीटो का प्रयोग करता है तो वह 10 दिन के बाद में वापस से है ना उसको भेजना जरूरी होता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के पास में जब जेबी वीटो का प्रयोग करता है तो भारतीय राष्ट्रपति जब जेबी वीटो का प्रयोग करता है तो वह उस विधेयक को वापस से भेजे या ना भेजे, इसके बारे में कोई भी संवैधानिक संशोधन या कोई भी अनुच्छेद नहीं है। तो वह उसको कितने दिन भी अपने पास रख सकता है। जैसे कि ज्ञानी जेल सिंह ने किया था 1983 में डाक विधेयक के संबंध में, तो जेबी वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। विशेषिक वीटो, चौथा वीटो आता है। विशेषिक वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। विशेषिक वीटो
तो हमने 4 वीटो के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 111 से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति, राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है। तो पहला चीज़ है कि कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो वह उसको स्वीकार कर सकता है। स्वीकार कर लेगा तो उसके बाद में वह वापस से संसद के पास में भेज देगा। तो स्वीकार करने का अर्थ है कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में आता है और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तो वह विधेयक कानून बन जाता है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। वह तब तक विधेयक रहेगा अगर संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद में भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और स्वीकृति नहीं होती है तब तक वह विधेयक ही रहेगा। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी तभी वह कानून बनेगा, अन्यथा नहीं। दूसरा है उस पर रोक लगा सकता है। रोक लगाने का अर्थ है कि अगर राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करता है तो वह विधेयक उसी वक्त समाप्त हो जाएगा या उस रोक दिया जाएगा। अब वह उस विधेयक के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है। तीसरा है धन विधेयक नहीं है तो पुनः विचार के लिए भेज सकता है। धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा या संसद द्वारा कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो वह उसको कभी भी रोक नहीं सकता है। उसको विशेष शक्तियां धन विधेयक के संबंध में प्राप्त नहीं होती है। और देखिए संवैधानिक संशोधन के बारे में है। 1971 का 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 था, जिसके द्वारा संविधान संशोधन को स्वीकार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया गया था। तो 24वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन मानना बाध्यकारी कर दिया गया था। भारतीय संविधान में किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं है। तो कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो वह कितने दिन में उसे स्वीकार करेगा, इसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी मेंशन संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति के पास में वीटो शक्ति होती है निषेधाधिकार, रोकना। तो वीटो शक्ति प्राप्त होती है। और मेन चीज़ क्या है, यह दोनों ही अपने आप में विरोधाभासी होते हैं कि राष्ट्रपति के पास में वीटो शक्ति प्राप्त है, लेकिन भारतीय संविधान में वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है। तो वीटो शब्द का ही उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। अब ये कैसे मालूम चलता है कि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, तो उसके बारे में आगे देखते हैं कि 4 प्रकार के वीटो प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति को। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो और विशेषिक वीटो। ये विश्व के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में है। तो भारत के बारे में क्या है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है। अत्यंतिक वीटो मतलब उसके रोक सकता है, तो रोक सकता है मतलब समाप्त कर सकता है उस विधेयक को। निलंबनकारी वीटो पुनः विचार हेतु भेज सकता है। तो ये बोल रहा है ना कि धन विधेयक नहीं है तो पुनः विचार के लिए भेज सकता है, तो ये निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। तो निलंबनकारी वीटो जब वह संसद को उस किसी भी विधेयक को वापस से पुनः विचार के लिए भेज देता है तो उसे निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करना कहते हैं। पॉकेट या जेबी वीटो जो ज्ञानी जेल सिंह ने 1983 में प्रयोग किया था डाक विधेयक के संबंध में। डाक विधेयक ये था कि कोई भी डाकिया किसी भी चिट्ठी को खोल के पढ़ सकता था। 1983 में ये विधेयक आया था। तो ये विधेयक जब ज्ञानी जेल सिंह के पास में आया तो उन्होंने पॉकेट या जेबी वीटो का प्रयोग किया। इसके द्वारा उस विधेयक को अपने पास में सुरक्षित रख लिया और वह ऑटोमेटिकली अपने आप ही समाप्त हो गया। अब विशेषिक वीटो, यह भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। प्राप्त नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रपति को कौन सा वीटो प्राप्त नहीं है, तो विशेषिक वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अत्यंतिक वीटो जब कोई भी विधेयक समाप्त हो जाता है। विधेयक का तुरंत समाप्त हो जाना, समाप्ति। तो जब अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है तो विधेयक तुरंत ही समाप्त हो जाता है। निलंबनकारी वीटो जब संसद में वापस से
में पुनः विचार हेतु भेजा जाता है, हेतु विधेयक को भेजा जाता है। जेबी वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह ने, और इस तरीके से हमने बात की 4 वीटो के बारे में, कौन कौन से वीटो होते हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 123 के बारे में। तो अनुच्छेद 123 के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 200। देखिए दोनों में कहा है विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति, और अनुच्छेद 200 में भी कहा गया है विधेयकों पर अनुमति, पर अनुमति। तो हम अनुच्छेद 111 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अनुच्छेद 200 के बारे में बात करेंगे कि अनुच्छेद 200 में क्या कहा गया है, विधेयकों पर अनुमति किस तरीके से है। तो अनुच्छेद संविधान के अनुसार किन व्यक्तियों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो संविधान के अनुसार 3 व्यक्तियों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यादेश कौन कौन से अनुच्छेदों में है। तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 239 है। इन तीन अनुच्छेदों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो एक है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 239 के अनुसार उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जब अध्यादेश जारी किया जाता है। तो अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा जब केंद्र में किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता होती है। तो क्या ना संघ सूची के किसी विषय के लिए अध्यादेश जारी करता है। के लिए अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। और राज्य सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अध्यादेश जारी करता है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अध्यादेश जारी करता है उपराज्यपाल। इन दोनों के अलावा इसमें एक चीज़ अलग है, वो चीज़ ये है कि उपराज्यपाल जब भी अध्यादेश जारी करता है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति की अनुमति, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही अध्यादेश जारी कर सकता है उपराज्यपाल केंद्र में। तो राष्ट्रपति स्वयं विवेक की शक्ति है, और राज्यपाल के बाद भी स्वयं विवेक की शक्ति है। वह दोनों ही अध्यादेश अपने स्वयं विवेक की शक्ति से, मतलब अपने आप स्वयं के विवेक से जारी कर सकते हैं कि हाँ इन्हें लगता है कि अध्यादेश जारी करना, मतलब उनको लगता है कि केंद्र में या राज्य में किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता है और वो विश्व शांति काल चल रहा है, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब अध्यादेश कैसे जारी होगा, क्यों जारी होगा। जैसे कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करेगा, जब संसद का विश्रांति काल चल रहा हो। जब संसद का विश्रांति काल चल रहा हो। विश्रांति काल का मतलब है कि संसद का सत्र नहीं हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। जब राज्य में विधानमंडल
विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्य में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और केंद्र में भी अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है, लेकिन केंद्र में अध्यादेश जारी करने की शक्ति उपराज्यपाल के पास होती है, लेकिन उपराज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति यह नहीं होती है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही अध्यादेश जारी करता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे कि जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में यह व्यवस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल स्वविवेकी शक्ति प्राप्त होती है। तो अब हमने तीनों के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कि है ना, जैसे कि हमें केंद्र राष्ट्रपति के बारे में, जैसे कि हमें उसने अध्यादेश जारी किया तो कितने समय के लिए अध्यादेश रहता है, किस परिस्थितियों में अध्यादेश समाप्त होता है। तो जैसे कि अध्यादेश समाप्त कैसे होता है, समाप्त होना, तो अध्यादेश किस परिस्थिति में समाप्त होता है। अध्यादेश 4 परिस्थितियों में समाप्त होता है। पहला कि राष्ट्रपति स्वयं अध्यादेश वापस ले ले। दूसरा है कि सरकार के द्वारा अध्यादेश को संसद के समक्ष नहीं रखा जाए, ठीक है। तीसरा है कि संसद के द्वारा निर्मोदन कर दिया जाए, तो अध्यादेश को निर्मोदन कर दिया जाए, मतलब वापस ले लिया जाए संसद के द्वारा। चौथा है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अध्यादेश को पास नहीं किया जाए, ठीक है। तो अध्यादेश दोनों को पास नहीं कर दें, या संसद के द्वारा वापस से लेना अध्यादेश ले लिया जाए, सरकार के द्वारा संसद के समक्ष अध्यादेश नहीं रखा जाए, या राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं राष्ट्रपति भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो इन परिस्थितियों के अनुसार अध्यादेश स्वयं समाप्त हो जाता है। तो अध्यादेश की समाप्ति इस तरीके से हो जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की। अब हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 123 से। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अब सबसे पहले क्या भी अध्यादेश की शुरुआत कहाँ से होती है। अध्यादेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अध्यादेश, लेकिन अध्यादेश की शुरुआत कहाँ से होती है। तो 1861 के इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम, तो भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में अध्यादेशों की शुरुआत मानी जाती है। तो 1861 में पहली बार भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अध्यादेशों की शुरुआत मानी जाती है। अब अध्यादेश कब जारी होता है, तो ये हो गई शुरुआत कि शुरू कहाँ से हुआ अध्यादेश। अब अध्यादेश जारी कब किया जाता है, तो जब संसद का विश्रांति काल चल रहा हो, संसद का विश्रांति काल चल रहा हो मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो संसद का विश्रांति काल चल रहा हो और संघीय सूची के किसी विषय के लिए, किसी विषय पर कानून की आवश्यकता हो, कानून बनाने की आवश्यकता हो, ठीक है। तो कब जारी किया जाता है, जब संसद का विश्रांति काल चल रहा हो और
संघीय सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता हो। अब इसका आगे क्या प्रोसेस होगा कि जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, संसद के सत्र किसके द्वारा पास किया जाता है? अध्यादेश को किसके द्वारा पास किया जाता है? तो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी कर दिया गया। अब अध्यादेश के अंदर तो किसके द्वारा पास किया जाता है? तो संसद के द्वारा अध्यादेश को पास किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की बल व शक्ति, तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति उसी प्रकार होती है जैसी संसद द्वारा पारित किसी विधेयक की राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति उसी प्रकार होती है जैसे कि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक की। संसद द्वारा तो किसके द्वारा पास किया जाता है? संसद के द्वारा या संसद के दोनों सदनों के द्वारा अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह वेरी मोस्ट है ये 6 सप्ताह, कहीं पे 6 महीना भी लिखा होता है, 6 साल भी लिखा होता है, तो 6 सप्ताह के भीतर, 6 दिन के भीतर भी लिखा होता है, तो 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को संसद द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा अध्यादेश को पारित कर दिया जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। दोनों सदनों के द्वारा अध्यादेश को पारित कर दिया जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। अधिनियम बन जाता है। अब वह समय कौन सा होता है कि अभी संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो समय सीमा तो होती है ना उसकी कि अभी कब पारित किया जाता है। तो अध्यादेश जब संसद का दूसरे सदन की प्रथम बैठक से, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है कि संसद के दूसरे सदन की प्रथम बैठक से 6 सप्ताह का समय सीमा। तो समय सीमा क्या होती है? समय सीमा होती है कि संसद के दूसरे सदन की प्रथम बैठक से 6 सप्ताह का समय होता है जब राष्ट्रपति के अध्यादेश को पारित करना आवश्यक होता है। अगर संसद के दूसरे सदन के द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को पारित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है जिसमें कि अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है जिसमें कि अध्यादेश समाप्त हो जाता है?
तो पहला होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जब अध्यादेश समाप्त होना, शुरू करते हैं, अध्यादेश समाप्त होना, अध्यादेश देश की समाप्ति। तो अध्यादेशों की समाप्ति किस तरीके से होती है? तो 4 तरीके से अध्यादेश की समाप्ति होती है। पहला होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को वापस ले लेने से, अध्यादेश को वापस ले पहला है कि अध्यादेश को राष्ट्रपति वापस ले ले। दूसरा है कार्यपालिका मतलब सरकार। तो कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश को संसद के समक्ष ना रखना, तीसरा है कि संसद द्वारा अध्यादेश को निर्धारित समय 6 सप्ताह में पारित न करना। और चौथी चीज़ है कि संसद द्वारा अध्यादेश को निर्मोदन करना। निर्मोदन का मतलब होता है वापस लेना। तो संसद के द्वारा अध्यादेश को निर्मोदन करना मतलब होता है वापस लेना। अध्यादेश वापस ले सकती है। संसद द्वारा अध्यादेश को निर्धारित समय द्वारा पारित नहीं करना। दूसरा है कि कार्यपालिका सरकार के द्वारा अध्यादेश को संसद में न रखना। और पहला है कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश वापस ले लेना। तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश वापस लेने के बाद में अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से 4 कारणों से अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है मतलब इसकी न्यायिक जांच हो सकती है। तो अध्यादेश की न्यायिक जांच हो सकती है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 213 के बारे में। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब राज्य विधानमंडल का विश्रांति काल होता है। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 239 है। अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी के उप राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में ये मेंशन नहीं है कि जम्मू कश्मीर के भी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से है। और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा अगर भंग हो तो उपराज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, जारी नहीं कर सकता। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा अगर भंग होती है तो उपराज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हमने बात की थी विभिन्न प्रकार के अध्यादेशों के बारे में।